नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद तिया के चैनल में न्यूज़ के साथ फिर से आप लोगों का स्वागत है। अब हम देखते हैं कुछ न्यूज़ के बारे में। क्या है न्यूज़, आज बहुत बहुत प्यारे प्यारे न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। जब चैनल को फीडबैक मिलता है या लाइक मिलता है, इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो बनाएं। तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं इस तरीके का वीडियो अभी कंटिन्यू लेके आऊँगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कोई फीडबैक या साथ मिल के हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं इस चीज़ को। अगर आपको कुछ इसमें चेंज करना हो या कुछ अलग लग रहा हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसे धीरे धीरे और भी इम्प्रूव करूँगी। और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहो तो मेरा हर दिन इसी टाइम पे न्यूज़ आ जाया करेगा और बहुत प्यारा प्यारा न्यूज़ होगा जो आपके अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये भी आपका 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है सारा इसमें कवर हो जाएंगे। और अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इससे ही कहीं ना कहीं से वो पूछेंगे, इसमें सारा कवर हो जाएगा। तो अगर आप समझना चाहते हो अच्छे से तो आप हर दिन ये न्यूज़ को देखो और फीडबैक दो। कुछ चेंज करना है तो वो ये भी बता सकते हो। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो और वीडियो बनाते हैं। तो चलो आप डिस्कस करते हैं क्या क्या न्यूज़ है आज का। तो इससे पहले लिखा हुआ है, न्यूज़ से पहले हम देखते हैं, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू दिस। मतलब हम जब तक अपने आप पर भरोसा नहीं करते तब तक कोई काम को कहीं कर सकते हैं। तो अपने आप पर भरोसा करना ही बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो अब हम आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो ये न्यूज़ है, CBFC ब्लॉक टीवी रिलीज ऑफ मार्को। मार्को एक मलयालम मूवी है जिसे रिलीज करने से रोक दिया गया था CBFC के द्वारा। तो अब ये देखते हैं कि CBFC होता क्या है और ये सर्टिफिकेट क्या है। तो CBFC जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था मुंबई 15 जनवरी 1952 में। अभी इसमें 9 रीजनल ऑफिस है। तो ये सब इसके बारे में दिया हुआ है। ये सर्टिफिकेट देते, कोई भी मूवी जब बनता है तो वो, जब कोई मूवी बोलते हैं ये अडल्ट देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, अडल्ट भी देख सकते हैं, पारिवारिक है या किस तरीके का मूवी है। तो ये सर्टिफिकेट कौन देता है, कोई अलग इंसान आकर के नहीं देता है, ये एक बॉडी बना हुआ है। क्योंकि हर साल में 1200 मूवी रिलीज होते हैं। 1200 मूवी रिलीज होते हैं तो सोसाइटी में किस तरीके का मूवी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कौन से मूवी कैसा। अब कुछ ऐसा मूवी तो नहीं है ना जो दंगा फैला दे कंट्री में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूवी हर दिन बहुत सारे लोग देखते हैं। तो और हर साल 1200, करीब 1200 लगभग मूवी रिलीज होता है। तो अब इसके लिए ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है मूवी का। तो इसके लिए भी एक बॉडी बनाया गया है जिसका नाम है CBFC, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसे पहले सेंसर बोर्ड भी बोलते थे, फिर सेंट्रल बोर्ड कहा गया। तो ये CBCI सर्टिफाइड मार्को, इसको अंडर ए में कैटेगरी में इसे डाल दिए हैं। मतलब इसे बच्चे नहीं देख सकते, इसी को लेके हा हल्ला हुआ है। इसके जो डायरेक्टर है इस मूवी के, ये अप्लाई किए थे कि इसे अंडर यू में डाल दो। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। इससे पहले वाला कैटेगरी में डाल दो, बच्चे भी देख सकते हैं। पर इस मूवी को इसलिए रिलीज करने से मना कर दिया गया है कि बच्चे भी देख सकते हैं, कि क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रूटल और बहुत मारधार है। तो इस वजह से इसका असर सही नहीं पड़ेगा बच्चों पे। ब्रूटल अटैक ऑन माइनर, वायलेंस अगेंस्ट वोमेन, ये सब भी बहुत दिखाया गया है इसमें। तो इसके डायरेक्टर हानिफ अदेनी है और इनके एक्टर सपोर्टर रोल ये सब है। तो इसे नहीं मिला हुआ है। जो CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये इसे सर्टिफाई नहीं किए। तो हम देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके का सर्टिफिकेशन होता है। ये है एक इस तरीके का आप जब मूवी देखने जाते हो तो इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें यू मतलब इस, जब यू लिखा रहे इसका मतलब होता है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये बच्चे भी देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, मतलब ऐसा मूवी है। पर जब इस तरीके से लिखा रहे, ये यू वाला एनी वन कैन वॉच इट, फैमिली फ्रेंड मूवी, अगर UA लिखा रहे इसका मतलब होता है एनी वन कैन वॉच इट बट किड्स बिलो 12, मतलब 12 साल से छोटा बच्चा नहीं देख सकता है। A लिखा रहे तो मतलब जो मूवी है A, जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसे 18 साल से ऊपर देख सकते हैं, 18 साल से छोटा नहीं देख सकता है। जब S देखते हैं तो एक स्पेशल टाइप का कैटेगरी का वो मूवी होता है, वो स्पेशल लोग देख सकते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, बाकी लोग भी देख सकते हैं, सेलेक्टेड ग्रुप लाइक डॉक्टर। तो ये होता है सर्टिफिकेट का, जो ये सर्टिफिकेट था इसमें लिखा रहता है ऊपर में, आप ध्यान देना जब जाओगे मूवी देखने। तो ये था सर्टिफिकेट के बारे में।
यहाँ पे है ये सर्टिफिकेट 68 डेज़ में इसे क्लियर कर देते हैं। और तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 42 में। रीजनल ऑफिस भी है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, क्योंकि 1200 हर दिन मूवी रिलीज होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब एक ही जगह कोई है, उसका हेडक्वार्टर एक ही जगह के लोग करेंगे। हर जगह अपना अपना रीजनल ऑफिस बनाया गया है, जो रीजनल मूवी होता है वो देखते हैं। तो ये 4 टाइप के सर्टिफिकेट करते हैं रिलीज। पहले 2 टाइप का होता था सर्टिफिकेट, फिर 1983 से 4 टाइप करने लगे। और कुछ कुछ मूवी को, जैसे कि दूरदर्शन पे जो मूवी आते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दूरदर्शन में जो मूवी आते हैं उन्हें सर्टिफाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वो दूरदर्शन ऐसा ही मूवी दिखाता है जो पारिवारिक हो। जैसे रामायण होता है, बहुत सारा कुछ है जो ऐसा ही मूवी दूरदर्शन दिखाते हैं जिसको सर्टिफाइड का ज़रूरत नहीं होता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो फॉरेन मूवी होते हैं उन्हें भी सर्टिफाइड कर, जैसे उसका डब्ड करके कभी कभी दिखाया जाता है, तो उससे भी सर्टिफाई, वो तो ऑलरेडी अपने कंट्री में सर्टिफाई है, पर हो सकता है यहाँ पे जो फॉरेन मूवी है वो सही ना हो, तो उससे भी सर्टिफिकेशन का ज़रूरत होता है। और कुछ मूवी है जो हमारे कंट्री का ही है, जैसे साउथ की मूवी है उसे हिंदी में करके दिखाते हैं, तो उन्हें सर्टिफिकेट का उतना ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्टिफाई ही होंगे यहाँ पे। पर फिर भी अगर कुछ और लैंग्वेज यूज हो जाए उसमें, इस वजह से एक बार उसे देख लिया जाता है, पर सर्टिफिकेशन तो हो ही जाता है उसमें। तो ये सब था ये मूवी के बारे में। ये एक बॉडी है CBFC, यही सर्टिफाई करते हैं। और न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये ए कैटेगरी में रखा गया है, इससे इसके जो डायरेक्टर हैं वो बोले थे कि इसको अंडर MU में डाल दो ताकि सब देखें, पर इसमें बहुत सारा ब्रूटल है, बहुत मारधार है, जो अच्छा असर नहीं पड़ेगा सब पे, बच्चे नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए इसे इस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये इस वजह से न्यूज़ में था। मार्को मूवी का नाम है। तो अब तो ये न्यूज़ था। अब ये क्वेश्चन है, CBFC इस्टेब्लिश इन कब, CBFC कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1953, 1964, 1952, 1974। तो आप बताइए पहले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म होगा, फिल्म डज नॉट रिक्वायर CBFC सर्टिफिकेशन। तो कौन सा मूवी, अभी मैंने बताया यहाँ पे दूरदर्शन को सर्टिफिकेशन का ज़रूरत नहीं होता है, और बाकी तो एक बार थोड़ा देख लिया भी जाता है। और इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1952 में, यहाँ पे लिखा हुआ है 1952। तो आप एक बार खुद से देने का आंसर कोशिश करना, फिर देखना। फिर नेक्स्ट है टैरिफ। US विल इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रॉम अप्रैल 2। मतलब अभी ये न्यूज़ में, इंटरनेशनल न्यूज़ है ये ट्रम्प बोले अभी टैरिफ लगाएंगे कुछ कुछ कंट्री पे। तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? जैसे कि आप मेरा सामान मैं बेच रही हूँ कहीं पे, आप मेरा सामान बहुत दाम में ले रहे हो या ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो, तो मैं बोलूँगी तुम भी कुछ बेचोगे तो मैं भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाऊंगी। तो ये होता है रेसिप्रोकल। तो अमेरिका का कहना है कि जिस पे हम टैरिफ लगा रहे हैं, जो कंट्री मेरे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं हम भी उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। जैसे इंडिया, चाइना, UAE ये सब पे वो टैरिफ लगाएंगे। अब ये देखते हैं, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि US इंडिया 24 नवंबर से 24 अप्रैल 2024 से लेकर के नवंबर 2024 तक क्या किसमें कितना हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ। इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं, 52.9 बिलियन का USA को, मतलब हमारा सामान USA बेचा गया। और जो इंपोर्ट हुआ USA का वो $29.6 बिलियन बस। और क्या क्या हम बेचे, एक्सपोर्ट क्या किए हैं? इलेक्ट्रिकल मशीन, प्रीसियस स्टोन एंड मेटल, फार्मास्यूटिकल, दवा, ये सब, फार्मास्यूटिकल मतलब दवा, ये सब। और हम लिए क्या है अमेरिका से? तो मिनरल फ्यूल ऑयल, प्रीसियस स्टोन एंड मेटल, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड बॉयलर। तो ये सब, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन से सामान हम लोग दूसरे देश से लेते हैं और कौन से हम भेजते हैं। तो हमारा अभी देश इलेक्ट्रिकल मशीन में ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया है, तो मशीन बना के बेचते भी हैं और बहुत रोज़गार भी होता है लोगों का। तो हमारे यहाँ लोग बहुत है, जगह है, तो ये सब में इसलिए इस वजह से ये बन रहा है, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। पर अभी टैरिफ लगा दी तो अभी ये प्रॉब्लम हो सकता है इन सब चीज़ों में। न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, तो हम दूसरे देश से लेते हैं, जैसे अमेरिका से लेते हैं। वर्ल्ड ये हमारे देश में नहीं बनता। फार्मास्यूटिकल हमारे यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा बनता है, तो हम अमेरिका को ट्रांसफ़र करते हैं। पर ये सब जब हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, तो अमेरिका ये देख करके परेशान हो गया। अब कह रहे हैं नहीं, हम टैरिफ लगाएंगे, हम सब कुछ हम तुम्हारे देश में क्यों जॉब दें, हम अब हमारे यहाँ जॉब देंगे लोगों को। तो इस वजह से टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा फ़ायदा होता है। अब टैरिफ किस में लगा रहे हैं वो? स्टील और एल्युमिनियम में, फार्मास्यूटिकल में, टेक्सटाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में।
अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है जो ये टैरिफ लगा रहे हैं? इंक्रीज एक्सपोर्ट कॉस्ट, मतलब अब जो भी हमारा सामान बन के दूसरे देश में जाएगा उसका दाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बिकेगा नहीं, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा हमारा। तो हम अब इसमें क्या होगा? श्रिंकिंग मार्केट शेयर। अब जो भी मार्केट था वो कम हो जाएगा, जो सामान बन रहा था उसका मार्केट लूज़ हो जाएगा। फिर सप्लाई चेन डिसरप्शन, मतलब सप्लाई चेन जो था मांग ही नहीं रहेगा कोई, तो जो सप्लाई चेन है मार्केट एकदम से ठप हो जाएगा। जॉब लॉसेस, जो भी ये सब कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे थे उन लोग का जॉब चला जाएगा, जॉब कम हो जाएगा, क्योंकि जब बिकेगा ही नहीं तो बनाएंगे क्यों? तो ये सब हो सकता है। पर ये सब को रोकने के लिए कुछ सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द यूएस। मतलब सिर्फ यूएस तो कंट्री है नहीं जहाँ लोग हैं और हम जहाँ बेच सकते हैं, तो हमें कहीं और अग्रसर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट है, जैसे हम लोग अभी जो ट्रेड है हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ भी बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है, तो इसकी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तो इनसे हमें बात करके एग्रीमेंट करके ये सब जो डिपेंडेंस था यूएस के ऊपर कम करना चाहिए। एक्सपेंडिंग एग्रीमेंट विथ एशियन नेशन है, तो उससे भी हमें एग्रीमेंट करके जो अमेरिका के साथ हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उन्हें करना चाहिए। उन्हें क्या ज़रूरत है, किस तरीके का चीज़ है, तो उस हिसाब से हमें देखना चाहिए। एक्सप्लोरिंग एमर्जिंग मार्केट इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। फिर जो अफ्रीका में इतने लोग तड़पते रहते हैं हर चीज़ के लिए, उनसे भी हमें नेगोशिएट करके बात करके उससे उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहिए। फिर ये सब तो हो गया, चलो कौन से कंट्री हम अगर यूएस पर डिपेंड नहीं रहेंगे, यूएस पे तो डिपेंडेंसी हटाना है, तो हमें और सब देश पे जाके एग्रीमेंट और नेगोशिएशन करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट था। अब हमारे देश में खुद के लिए क्या करेंगे? तो ये आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक टू इंक्रीज ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, मतलब हमें अपना जो सामान है वो इतना अच्छा बनाना चाहिए कि दूसरे देश को लेना ही लेना पड़ेगा। और हम दूसरे देश कुछ ऐसा चीज़ जो इम्पोर्ट करते हैं उसको भी हम कम करेंगे। हायर इन्वेस्टमेंट जो टेक्नोलॉजी पे होता है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट पे, ताकि हमारे यहाँ रिसर्च हो। और दूसरे जैसे दवा बनाने का इंग्रेडिएंट हम दूसरे देश से लेते हैं, तो हमें खुद से रिसर्च करना चाहिए उस चीज़ पे, जो ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ करें, और जो जिस चीज़ को और दूसरे देश को कुछ देश को ज़रूरत है उसे हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। फिर इंडस्ट्री ज़्यादा करना चाहिए, सब्सिडीज़ फॉर डोमेस्टिक फर्म, और हमें जो भी छोटा मोटा जो भी इंडस्ट्री जो डेवलप होना चाहते हैं उन्हें सब्सिडी दे करके उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये था न्यूज़ टैरिफ वाला। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, वो है, अगर इसमें कहीं भी कुछ डाउट हो या कुछ पीडीएफ वैसे प्रोवाइड हो जाएगा, मैं कर रही हूँ इसमें टेलीग्राम पे, मैं इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। फिर भी कुछ डाउट हो कि कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। एक बार मतलब पीडीएफ से कुछ नहीं होता है, आप जितना सुन रहे हो उतना दिमाग में रख लोगे आप, वो बहुत काफ़ी होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि आप पीडीएफ लेके नहीं जाओगे, अपना दिमाग लेके ही जाओगे। तो ध्यान से अपना देखो, कोई भी ट्रिक लगा कैसे भी याद करो। हर दिन 15-20 मिनट का वीडियो होगा, देख लोगे कि चलते फिरते कैसे भी करके दे तो हो जाएगा, याद रहेगा। क्योंकि कुछ अलग नहीं है इसमें, जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं, जो न्यूज़ में रहता है वो पूछते हैं, और कुछ एजेंसी के बारे में पूछ लेते हैं, तो मैं ये दोनों ही इसमें कवर कर रही हूँ। तो मैक्सिमम मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका 100% करंट अफेयर हो जाएगा, हाँ बस इतना हो जाएगा, बाकियों से ज़्यादा हो जाएगा जो आपके साथ बैठे होंगे, तो अगर आप इसे ध्यान से देखते हो तो। क्योंकि इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो न्यूज़ में रहता है एजेंसी, और उससे जैसे कोई पॉलिटी का है, गवर्नेंस का है, जैसे ये हो गया इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में ये सब पूछ लेंगे। तो जो भी न्यूज़ होता है वो जो हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, ये सबसे ही होता है। जैसे ये इलेक्शन से, अभी ये पूरा पॉलिटी के अंदर आ जाएगा, जो अभी ये न्यूज़ है तमिलनाडु पार्टीज के बारे में, वो बोल रहे हैं कि जो सीट है वो फिक्स कर देना चाहिए अगले 30 ईयर तक। कौन सा सीट? जो डीलिमिटेशन कमीशन है बनाया जाता है, वो इसलिए हर साल, मतलब जो आर्टिकल है आर्टिकल 82, उसमें लिखा गया है कि इन डीलिमिटेशन कमीशन हर सर्वे के बाद फॉर्म होना चाहिए। क्यों फॉर्म होना चाहिए? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता है, घटता है, घटा तो नहीं है, बढ़ता ही है, उस हिसाब से हमें जो लोकसभा और राज्यसभा में सीट है उसको बांटना चाहिए, तो इसलिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाना है। पर 2001 में उसे रोक दिया गया था कि अभी कुछ दिन तक 2026 तक डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि कहीं पॉपुलेशन कुछ अपने स्टेट को कम कर रहे हैं, तो उनके साथ फिर उनका सीट कम हो जाएगा, तो फिर अनबैलेंस्ड वे में सब चलते रहेगा, तो इस वजह से उसे फ्रीज कर लिया। कहा गया था कि नहीं,
अभी डिलिमिटेशन कमीशन 2026 तक यही चलते रहेगा, कोई सीट चेंज नहीं होगा, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। इसके बारे में मैंने आर्टिकल 82 मैंने अपने चैनल में स्टडी विद टिया के चैनल पॉलिटी सेक्शन में जाके आप देख लेना आर्टिकल 82 क्या होता है, अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो 4 बार अभी तक फॉर्म हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। पिछले बार ही यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि कितने बार फॉर्म हुआ है, अभी तक 4 बार फॉर्म हुआ है 1953 में, 62 में, 1972 और 2002 में। और इसे ये जो बना था डिलिमिटेशन कमीशन 1951 में बनाया हुआ था। वही इसमें लिखा हुआ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन कंट्री और ऑफ प्रोविंस हैविंग लेजिस्लेटिव बॉडी। तो लोकसभा और राज्यसभा में पॉपुलेशन के हिसाब से कितना पॉपुलेशन को कितना, जैसे कि अगर कहा जाए कि 1 लाख पॉपुलेशन में 1 एमपी होना चाहिए, तो उस हिसाब से ही एमपीज़ का सीट दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को। तो वो डिलिमिटेशन कमीशन का ये काम होता है। तो इसे फॉर्म किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा हर सर्वे के बाद, पर 2001 के बाद इसे फ्रीज किया गया था 84th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन है। न्यूज़ में बस यही था कि जो तमिलनाडु के जो लीडर है वो बोल रहे हैं कि 30 साल तक इसे, जैसे कि 2026 तक फ्रीज किया गया है, तो 2056 ये 56 तक बोल रहे हैं कि वो इसे चेंज ना करें। ये जैसे चल रहा है अभी, सीट जितना है उतना ही रहना चाहिए। ये था न्यूज़। इसमें आपका ये इम्पॉर्टेंट है कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, कितने बार फॉर्म होता है, कौन सा आर्टिकल है, बस। अब देखो इंडोगैमी की अब एक डिजीज़ है। ये डिजीज़ जो एंथ्रोपोलॉजी के लोग हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, तो मेरे बहुत करीब है ये वाला, ये बहुत पढ़ाया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये है जो जेनेटिक्स आप पढ़े होंगे, बायोलॉजी के भी जो स्टूडेंट है उन्हें समझ में आएगा। जो जेनेटिक्स में ये कहा जाता है कि जो भी डिजीज़ होता है, अगर सेम ग्रुप में जो अलील होता है, जीन होता है, वो क्या होता है, अगर सेम ग्रुप में मैरिज होता है तो वो जीन जो कोई डिजीज़ वाला जीन हो तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने का चांसेस होता है। इसलिए सेम ग्रुप में मैरिज नहीं किया जाता है, अलग ग्रुप में करो। पर एक कम्युनिटी है जो सेम ग्रुप में शादी करे, वो हो सकता है वो दुनिया से वो कम्युनिटी चला भी जाए एक टाइम के बाद, अगर सेम ग्रुप में शादी करते रहे, क्योंकि वो जो रिसेसिव अलील होता है वो ख़त्म कर देंगे एक मतलब जितने भी वो कम्युनिटी के लोग हैं। तो इससे ही रिसर्च किया गया है। CSIR और CCMB पब्लिश जर्नल में पब्लिश किया अपना रिसर्च, जिसका नाम है जीनोमिक्स। उसमें कहा गया है इंडोगैमी मतलब सेम ग्रुप में मैरिज विथ अ ग्रुप, हेरिडिटी डिजीज़ इस स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो उसमें इस डिजीज़ जो होता है सेम ग्रुप में शादी करने से, उसे बोलते हैं हेरिडिटी डिजीज़। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे ये फ़ोटो है, जैसे कैरियर हो गए, फादर कैरियर है और कैरियर मदर दोनों कैरियर है। मान लो अगर अलग ग्रुप में होता तो हो सकता है एक कैरियर नहीं होता, तो यहाँ पे बच्चे अफेक्टेड होने का कम चांस होता है। पर दोनों कैरियर है, मतलब मान लो दोनों सेम ग्रुप में है तो एक बच्चा अफेक्टेड हो गया है। अगर ये अलग अलग ग्रुप के होते तो बच्चा जो यहाँ पर एक बच्चा दिया हुआ है वो अफेक्टेड है, अफेक्टेड नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि सेम ग्रुप में शादी नहीं करना है, वो जेनेटिक डिजीज़ की वजह से। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है कि कम्युनिटी में देखा गया, रिसर्च की CSIR और CCMB के द्वारा पब्लिश किया गया एक जर्नल में जीनोमिक्स। तो ये बताया गया सेम कम्युनिटी में शादी करने से ये डिजीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा हो जा रहा है, जो वो कम्युनिटी ख़त्म भी हो सकता है। तो इसके लिए अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अवेयरनेस करो ताकि ये डिजीज़ को रोका जाए। नेक्स्ट है अमरनाथ यात्रा के बारे में। अमरनाथ यात्रा के बारे में ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि 3 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये अमरनाथ यात्रा इसलिए होता है क्योंकि वो बर्फ़ बनते बनते एक शिव जी बन जाते हैं, शिवलिंग का एक रूप ले लेते हैं, तो तभी वो खुलता है वो पट, तो उसे सब पूजा करने जाते हैं और यात्रा शुरू हो जाता है जुलाई से ही। जो ये हाइट पे है 3800 मीटर हाइट पे है। और स्टेलेक्टाइट और स्टेगमेटाइट ये 2 ज्योग्राफिकल टर्म है। इसमें होता है स्टेलेक्टाइट मतलब होता है जो ऊपर से पानी अगर वो बूंद बूंद में गिर रहा है तो वो बर्फ़ जम जाएगा ठंडा से। और स्टेलेग्माइट में होता है 11th का बुक में आपको ये 2 टर्म मिलेगा, जो नीचे में जो पानी होता है वो बर्फ़ बन जाता है। जब दोनों मिल जाएगा तो वो एक शिवलिंग का रूप ले लेता है। तो यही फंडा है ये शिवलिंग का रूप लेने का। ये हम कभी हमेशा पानी रहता है यहाँ पे, पर ठंड के टाइम में ये शिवलिंग जैसे बन जाते हैं। वही होता है गुफा में अमरनाथ। वो कितना ऊंचा गुफा है, 3880 मीटर हाइट पे। यहाँ पे वो लीडर वैली जहाँ पे ये बनता है उसका नाम है लीडर वैली। बस ये नाम याद रखना, कभी कभी पूछ लेंगे अगर। और इसमें कहा गया है, ऋग्वेद का कहानी कहा गया है कि जो अमरनाथ का यात्रा करते हैं, जो ये शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं, वो जो उनका जो भी
वो प्योर हो जाता है, उनका आत्मा प्योर हो जाता है। जो भी गलत काम होता है या इविल होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होता है, वो उनसे दूर रहता है हमेशा। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी उनके पास रहेगा। तो ये लोगों का मान्यता है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो इसलिए अमरनाथ यात्रा लोग करते हैं। और इसमें इसलिए भी ये न्यूज़ में था कि जो वहाँ के लोग होते हैं, लोग मतलब उसमें चढ़ बहुत दूर चलना पड़ता है पैदल। तो जो जानवर होते हैं, खच्चर होते हैं, या 4 लोग एक आदमी को पकड़ के ले जा रहे हैं, बहुत सारे खच्चर मर जाते हैं इस वाले यात्रा में। क्योंकि वो इतना जानवर भी तो उतना सहन नहीं कर पाते हैं ना, तो उस पे बैठ बैठ के लोग कैसे भी करके जाते हैं। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए कुछ इसमें बहुत बार ये बात न्यूज़ में आता है कि ये जो हो रहा है, जो जानवर मर जाते हैं, ले जाते हैं, लोग भी परेशान हो जाते हैं। एक कंधे पे 4 कंधे पे लेके चले जाते हैं एक आदमी को, मतलब जो चल नहीं पाते। तो इसको कुछ ठीक करने के लिए, कुछ ऐसा व्यवस्था बनाने के लिए, ताकि ये सब कम कम हो जाए। तो ये सब हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो अब देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से प्रशासन काम करती है। एक ये जजमेंट आया था, ये जजमेंट था तमिलनाडु में। क्या है ना कि जो मेडिकल कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन में वो बोल रहे थे कि जो लोकल लोग हैं उन्हीं को मतलब एडमिशन देंगे, डोमिसाइल बेस्ड एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पर इस पर ना सुप्रीम कोर्ट बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी का ये हनन होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में ये कम नहीं हो सकता है। जैसे एक केस आया था, तन्वी वेल वर्सेस श्रेया गोयल ऑन 29 जनवरी 2000, बहुत पुराना नहीं है, 2025 में ही आया था। तो इसमें कहा, यही बात बोले थे कि नहीं, ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एडमिशन लेना है वो लोकल बेस्ड नहीं होगा, क्योंकि सबको एडमिशन दो आप। तो ये केस था। तो इसे कोर्ट सेंट्रलाइज रूप से लिया है, मतलब सबको राइट टू इक्वालिटी का हनन नहीं होना चाहिए। तो ये न्यूज़ था। ये कुछ है कि जेलेंस्की इज़ रेडी फॉर पीस टॉक डील ऑन मिनरल। जो मैंने कल न्यूज़ डिस्कस किया था कि जो ट्रम्प बोले हैं कि तुम मुझे मिनरल दो तो फिर हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो इस पे बात करने के लिए जेलेंस्की तैयार हो गए, ये ट्रम्प ने कहा है। फिर जो अभी इंडिया गोट लैटेंट में जो ये बात कही गई थी वल्गैरिटी के बारे में, इसका यही नेक्स्ट न्यूज़ है। इसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया इस बात को लेकर के कि आप कुछ ऐसा, आप अगर कोई रियलिटी शो या कोई शो बना रहे हो तो आप उसमें कॉमेडियन है तो हंसने के लिए करो, पर कुछ ऐसी बात नहीं कर सकते हो जो वल्गैरिटी फैलाए सोसाइटी में। तो उन्हें ये वार्न किए हैं। और नेक्स्ट न्यूज है जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका 175 ईयर पूरा हो रहा है। जो सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री इज सेट इन 175 ईयर इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो जीएसआई के बारे में, जीएसआई उसे कहते हैं जो जियोलॉजी, जो मतलब पृथ्वी के अंदर का स्टडी करते हैं, कौन से मिनरल है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे ऑयल है, ये सब का निकालते हैं। बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट इंडिया और जापान का हो रहा है 75 बिलियन का। बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? ये होता है जो दो देश अगर कर रहे हैं एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट रखा जाता है, जैसे 75 बिलियन रखा गया है। इसमें जो दोनों देश के जो सेंट्रल बैंक है वो आपस में बात करेंगे कि हम अपना जो भी पैसा होगा उससे हमें कुछ एक्सपोर्ट या कहीं से लेना हो तो डॉलर चाहिए होगा ना, तो वो डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी अपना कैश होगा उसे वो कुछ इतना 75 बिलियन तक उसे वो, चाहे वो इंडिया हो या जापान हो, वो उसे जिसको जब ज़रूरत होगा वो उसे डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी कुछ लेना हो दूसरे देश से तो वो ले सकते हैं। तो यही होता है बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट। तो ये था न्यूज़ आज का। तो कैसा लगा न्यूज़ आप ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग का फीडबैक, आप लोग व्यूज़, ये मोटिवेट करता है कि वीडियो बनाए या नहीं बनाए नेक्स्ट। अभी मेरा बहुत ही न्यू है, अभी मैं 1-2 दिन से ही शुरू की हूँ, इसलिए हो सकता है कुछ कुछ अलग अलग रहा हो, पर धीरे धीरे ये सब सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, इसका जो भी कंटेंट है या कुछ कुछ क्वेश्चन है, मैं और इसमें बहुत इम्प्रूव करूँगी, ताकि आप लोग जब भी कोई भी एग्ज़ाम दो, एसएससी से लेकर के यूपीएससी का या कोई भी एग्ज़ाम, टीचर वाला एग्ज़ाम हो या अवेयरनेस के पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हो, आप ना आराम से, मतलब मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, न्यूज़ को लेके बहुत परेशान रहते हैं हम कि कौन सा करंट अफेयर करें, कैसे पढ़ें, नोट्स बनाते रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़। आप हर दिन न्यूज़ देखोगे, आप दिमाग में रख लो, आराम से शॉर्ट में देखो, बहुत सारा पेज हम लोग कॉपी भरते रहते हैं, वो सबसे कुछ नहीं होता है। न्यूज़ क्या है, जो चीज़ हो रहा है उसको पढ़ते हैं, कल क्या हो रहा था उसे रिलेट करते हैं, बस इतना करना होता है। तो इसे कोई, इसलिए के लिए कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ रहो, पढ़ाई करते हैं हम लोग साथ में। तो
सब हो जाएगा। करंट अफेयर से बिल्कुल नहीं डरना। तो मिलते हैं कल फिर कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए आप अपना